और वहीं हरियाणा का दौरा, क्योंकि आज पीएम मोदी करने वाले हैं, कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। तो क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और ऐसे में आज पीएम मोदी डबल रैली करने वाले हैं, दो राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र भी पहुंचेंगे, जम्मू कश्मीर भी आज पहुंचने वाले हैं और जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, वहां पर डोडा में रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा पहुंचेंगे तो कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। एक तरीके से आगाज आज पीएम मोदी कर रहे हैं चुनावी प्रचार प्रसार का, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। दोनों ही राज्यों के नतीजे आने हैं 8 अक्टूबर को और ऐसे में पूरी कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के चुनाव प्रचार प्रसार में और एक बार फिर से सत्ता में वापसी की बीजेपी पूरी कोशिश यहां पर करती हुई फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र। तो अब आपको बताएंगे कि पीएम मोदी कब कब कुरुक्षेत्र पहुंचे, कब कब रैली हुई है। बात अगर हम करें 2014 की, तो लोकसभा चुनाव 2014 में थानेसर में पीएम मोदी ने रैली की। 2014 में थीम पार्क में ये रैली का आयोजन किया गया। 12 फरवरी 2019 में मेला मैदान में रैली की गई। इसके अलावा 8 मई 2019 को भी पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। लेकिन आज पीएम मोदी पहुंच रहे कुरुक्षेत्र, ऐसे में कौन कहां से प्रत्याशी है, इस पर आप एक नजर डाल लीजिए। करनाल की बात करें तो जगमोहन आनंद है चुनावी मैदान में, इंद्री है रामकुमार कश्यप उम्मीदवार, घरौंडा से हरविंद्र कल्याण है उम्मीदवार। लेकिन ऐसे में क्या कुछ तैयारियां चल रही है पीएम मोदी के दौरे को लेकर, बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, जिस तरीके से पीएम मोदी आज पहुंचने वाले हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी नेता कार्यकर्ता को उत्साह आज चरम पर होगा और एक तरीके से आगाज पीएम मोदी करने वाले चुनावी प्रचार प्रसार का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुरुभूमि कुरुक्षेत्र से आज विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आगाज करेंगे। वही कुरुभूमि है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर पहले के 2014 या 2019 के चुनाव उठाकर देख लेंगे तो उस समय भी प्रधानमंत्री ने यहां रैलियां की थी। तो प्रधानमंत्री की रैली का यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हाईवे पर मिड में बिल्कुल सेंटर में कहा जाए तो चंडीगढ़ और दिल्ली के सेंटर में कुरुक्षेत्र आता है, तो यहाँ पर रैली की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज ये रैली जो है पूरी जीटी रोड बेल्ट जो है, जीटी रोड बेल्ट पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि साथ में जो पंजाब का एरिया लगता है, जहां पर कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, आम आदमी पार्टी को जहां उम्मीद थी कि हमें बेनिफिट हो सकता है, आज उन जगह पर भी आज प्रधानमंत्री की रैली का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्योंकि जीटी रोड से सोनीपत से लेकर कालका तक जितने भी उम्मीदवार हैं, सब ने कल डोर टू डोर जाकर पिछले कई दिनों से वो कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए इनविटेशन दे रहे थे। हालांकि कल पूरा दिन इंद्र देवता नाराज थे और पूरा पानी से, जो पंडाल स्थल था, पानी से बिल्कुल लबालब भर गया था। लेकिन कार्यकर्ताओं ने पूरी कड़ी मेहनत करके पंडाल को एकदम सूखा कर दिया और प्रधानमंत्री की रैली के लिए पंडाल बिल्कुल तैयार है। और जहां तक सुरक्षा की व्यवस्था, प्रधानमंत्री की रैली है तो नेचुरल सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद की जाती है। पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील जरूर कर दिया गया, लेकिन किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस चीज का भी खास ध्यान रखा गया है। आने जाने वाले लोग जो हैं अपने रूटीन में, आप देख सकते हैं कि ये कुरुक्षेत्र का बिल्कुल एंट्री गेट है, यहीं से कुरुक्षेत्र शुरू होता है। महाभारत में जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ये वही रथ का आगमन, यहाँ पर स्टैचू बनाया गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरे जो क्षेत्र के नेता है, पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी का फोटो लगा हुआ है, फिर नवीन जिंदल का है, फिर मोहनलाल बडोली का है, एक के बाद एक जितने भी जीटी रोड बेल्ट के कैंडिडेट हैं उन सब के स्टैचू पोस्टर लगाकर पूरे कुरुक्षेत्र क्षेत्र को सजाया गया। और जहां तक है, चारों तरफ बीजेपी के भगवा रंग में इस समय पूरा कुरुक्षेत्र रंगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की रैली है, विधानसभा चुनाव को रैली है। और विधानसभा चुनाव इस बार, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रही है और इस बार का जो चुनाव है बिल्कुल आर पार की लड़ाई का चुनाव है। क्योंकि इस बार जिस तरीके कांग्रेस ने अपने चुनाव की शुरुआत कर रखी है और आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है और जेजेपी है, छोटे दलों का तो इतना इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। तो इसीलिए थानेश्वर, कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र से सियासी महाभारत का आगाज आज खुद पीएम मोदी करने वाले हैं, जिस बात का भी आप जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अपने आप में कई चुनौतियां भी ऐसे में बीजेपी के सामने हैं और दोबारा सत्ता में वापसी अपने आप में एक बड़ी चुनौती, वजह यही है कि आज बीजेपी का सबसे बड़ा नेता आज कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जिस तरीके 24 घंटे के अंदर पेवा की सीट का कैंडिडेट चेंज कर दिया गया
और भी कुरुक्षेत्र से जैसे डीडी शर्मा थे और जो सुभाष सुधा, उनके बीच में आपस में चल रहा था कि डीडी शर्मा को टिकट मिलती है, सुभाष सुधा को मिलती है, उसमें सुभाष सुधा को मिली, डीडी शर्मा को पेवा शिफ्ट किया गया। इस तरीके और आप इंद्री की सीट देख लीजिए, करनाल से जिस तरीके जगमोहन आनंद को मिली और जो वहां के स्थानीय नेता थे कुरुक्षेत्र अपना सोनीपत के अंदर जिस राजीव जैन नाराज बैठे थे, आज रूठों को प्रधानमंत्री की रैली में मनाया भी जा रहा है। बीजेपी के कल जब आला नेताओं से मेरी बात हो रही थी तो उनका एक ही कहना था, पहले रूठों को शादी में मनाया जाता था लेकिन अब रूठों को चुनाव में मनाया जाता है। तो जितने बीजेपी के रूठे हुए थे आज मनाकर उन सबकी संभावना है कि वो सारे के सारे रैली में आएंगे और हो सकता है कि किसी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता भी आज इस प्रधानमंत्री की रैली में बीजेपी में शामिल हो। बीजेपी ने क्लियर शब्दों में कहा है कि आज बीजेपी एक बड़ा धमाका करेगी। इस तरीके से भी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि रूठों को मनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों का रूठना बीजेपी के लिए क्या ये चुनौती है? देखिए, अपनों का रूठना बीजेपी के लिए चुनौती तो है, लेकिन 70 से 80% तक रूठे हुओं को बीजेपी ने मना लिया है। मान तो गए हैं वो, लेकिन वो दिल से माने हैं या ऊपर जुबान से माने हैं, ये अभी जैसे जैसे इलेक्शन शुरू होगा तभी पता लग पाएगा। हालांकि जो रूठ गए थे लोग, जैसे कालका से लतिका शर्मा रूठी थी, अंबाला से रूठे हुए लोग थे, वो सारे मान गए। आप इधर से क्या नाम है, पेहवा से देख लीजिए, कैथल से, जितने भी रूठे हुए थे वो साथ में बीजेपी के तो आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन शुरू होगा, अभी इलेक्शन का नॉमिनेशन खत्म हुए हैं, अभी आज प्रधानमंत्री की पहली रैली है। कहा जाता है कि हरियाणा में एक वर्ड बहुत प्रचलित होता है कि इलेक्शन उठा नहीं है, तो सीधा कहा जाता है इलेक्शन उठने का मतलब होता है कि इलेक्शन अपनी पूरी गति नहीं पकड़ी है, कि जैसे प्रचार की गति होती है। आज प्रधानमंत्री की रैली के साथ ही जैसे इलेक्शन गति पकड़ेगा, इलेक्शन का हरियाणवी भाषा में कहूं तो जैसे इलेक्शन उठेगा उसके बाद ही पता लग पाएगा कि बीजेपी ने जो कहा था कि रूठों को मना लिया है, वो रूठे कितने माने हैं, दिल से माने हैं कि जुबान से माने हैं। लेकिन बीजेपी के बारे में जहां तक कहा जाता है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, बीजेपी में कोई रूठता है तो लेकिन मानता भी बहुत जल्दी है, क्योंकि बीजेपी में रंग को राजा बना दिया जाता है और राजा को रंग बना दिया जाता है। ये बीजेपी है जिसमें लास्ट पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी सीएम बना दिया जाता है। तो इसीलिए बीजेपी में हर समय किसी समय कुछ भी हो सकता है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है, जो पहले हरियाणा का इतिहास रहा है, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, जो लोग रूठ गए थे वो मान गए थे। चाहे फरीदाबाद से असीम गोयल साहब को जब टिकट नहीं मिली थी तो वो थोड़े दिन के लिए रूठे थे, लेकिन फिर उन्होंने सपोर्ट किया, उसके बाद सारा कुछ वैसे स्मूथ हो गया था। इस बार उन्हें टिकट दी गई है। तो इस तरीके से जो रूठे हुए वो मान गए अभी तक तो, लेकिन जैसे 2-4 दिन में चुनाव ऊपर उठेगा, चुनाव पर अपनी गति पकड़ेगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये लोग जुबान से माने हैं या दिल से माने हैं। लेकिन थानेश्वर, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्योंकि आप लगातार पूरे हरियाणा का दौरा इस दौरान कर रहे हैं, एक एक सीट का आप जायजा ले रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की क्या और किस आधार पर सत्ता में वापसी का तैयारी में बीजेपी इस वक्त आपको नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी की जो सबसे बड़ी पावर है वो है बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरियां दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम बीजेपी ने शुरू किया, हालांकि विपक्ष से पोर्टल की सरकार कहता है, लोगों के जब क्योंकि कोई भी नई चीज शुरू करो तो लोगों को परेशानी होती है, आम जनता को। अपने भी ऑफिस में अगर कोई नया डेकोरम आता है कि ये काम करना है तो हम लोग सब भी एक बार विरोध करते हैं, लेकिन जब उसके बेनिफिट पता लगते हैं तो कहते हैं नहीं यार, ये तो मैनेजमेंट ने बिल्कुल सही शुरू किया। तो जिस तरीके से पोर्टल की सरकार करके लोगों ने परेशानी हुई थी, पीपीआईडी था, जैसे परिवार पहचान पत्र बना था, उन करके जो परेशानियां हुई थी, लेकिन बाद में जैसे उनके फायदे लोगों को नजर आए तो लोग बीजेपी की वही ताकत बनते जा रहे हैं। जो कल तक विपक्ष बीजेपी की कमजोरी बना रहा था, आज वो बीजेपी की ताकत बनते जा रहे हैं। हालत यह है कि जैसे पहले सीनियर सिटीजन को अपनी पेंशन 60 साल की उम्र होने के बाद पेंशन बनवाने के लिए कई कई जगह धक्के खाने पड़ते थे, अब धक्के नहीं खाने पड़ते, कहीं जाना नहीं पड़ता। आपकी परिवार पहचान पत्र के डाटा में जैसे ही 60 साल उम्र होगी, आपके पास एक कॉल आएगा कि आप पेंशन बनवाना चाहते हैं, यदि आप हाँ करते हैं तो तुरंत आपकी पेंशन बन जाएगी। तो इस तरीके जो ऑटो सिस्टम बीजेपी ने किया है हरियाणा में, जिसको कहेंगे कि डिजिटलाइजेशन जो किया है, उसका बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना है। और भी कई चीजें बिना खर्ची पर्ची के हो गया, जैसे ऑनलाइन इन्होंने ट्रांसफर का, पहले जब भी कोई नेता नई सरकार आती थी तो पूरा ट्रांसफर हो जाते थे, टीचर से पीएन से लेके आला अधिकारियों तक सबके ट्रांसफर होते थे, लेकिन अब इन्होंने जो ट्रांसफर करने का है वो भी सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। तो जो एम्प्लॉयज फ्रेंडली इन्होंने काम किए हैं, उससे काफी ज्यादा जो डिजिटलाइजेशन हरियाणा का किया है वो बीजेपी की ताकत है। जो भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाया है इन्होंने, वो बीजेपी की ताकत है। जो प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज अनाउंसमेंट किया, कई कॉलेजों, कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने के लिए बन के तैयार है, कहीं में बनने वाले हैं, कहीं में 50% काम हुआ है, कहीं में 60% हुआ, वो बीजेपी की ताकत है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का ग्राउंड पे काम नजर आ रहा है तो वो बीजेपी की ताकत है। लेकिन थोड़ी बीजेपी को दिक्कत ये आ रही है कि बीजेपी की जो कई पॉलिसियां ऐसी है जिनका बेनिफिट लोग ले रहे हैं, लेकिन
वो समझ जाए कि सेंटर की हैं, तो वो उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो इन्होंने अब नई पॉलिसी बनाई है कि हर कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी की जितने विकास कार्य करवाए हैं, चाहे सेंटर की पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी है, उन सब के बारे में जाके ये घर घर जाके बता रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि जो बेनिफिट आप ले रहे हो ये बेनिफिट बीजेपी सरकार की देन है। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव हम देख चुके हैं, लोकसभा चुनाव में 10 सीटें पहले 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास थी, लेकिन 2024 के चुनाव में केवल 5 सीटें आई। थानेश्वर, 90 में से कुल ऐसी कितनी सीट हैं जहां पर बीजेपी को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ेगा? देखिए, अगर की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो हरियाणा में 30 के करीब ऐसी हैं जहां की कांटे की टक्कर है। मैं सीधा आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के हटाऊं कि अभी नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, अभी बिसात बिछनी शुरू हुई है। जैसे ही 15-16 तारीख आएगी, चार दिन आप आज के बाद लगा लीजिए, 4 दिन के बाद 14 और 4 19 तारीख के आसपास से जैसे ही इलेक्शन गति पकड़ेगा तब कांटे की टक्कर का पता लगे। क्योंकि अगर मैं हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजन लाल के लालों की बात करूं तो इन तीनों लालों के 13 लाल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और केवल देवीलाल परिवार से 8 परिवार के सदस्य हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 की तो आपस में कहीं चाचा भतीजा की फाइट हो रही है, कहीं भाई बहन की फाइट हो रही है, तो कहीं दादा पोता की फाइट हो रही है। तो जैसे बंसीलाल परिवार के श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी भाई बहन की तो शाम में फाइट हो रही है। इस तरीके और भी कई सीटें हैं जहां पर लालों के लाल की आपस में भी फाइट हो रही है। तो 12 सीटें तो यही होगी जब फाइट चली है। 30 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की नेक टू नेक फाइट है। कहीं ना कहीं बीजेपी की, अगर बीजेपी सही तरीके से मैनेजमेंट के हिसाब से, जैसे मशहूर है कि मैनेजमेंट के हिसाब से बीजेपी काम कर रही है, मैनेजमेंट उसका ठीक रहा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होने की संभावना। ठीक है, बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत विस्तार से बताने के लिए। तो थानेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि फिलहाल अभी जो पीक पर चुनाव प्रचार प्रसार नहीं है, जैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार पीक पर आएगा तब पता चलेगा कि असल में कांटे की टक्कर कितनी सीटों पर है।